आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों में शेयर कर दिया कीजिए। स्वागत कर रहे हैं आप लोगों को प्राइम क्लासेज विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैथ में हम लोग का परसेंटेज चैप्टर चल रहा था और उससे संबंधित आपके 4 क्लास कंप्लीट भी हो चुके हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग जाने थे आयतन से संबंधित कुछ शर्त या कुछ रूल हम लोग जाने थे ना। और आज की क्लास में उन्हीं पर आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास ठीक लग भी रहा होगा और इसमें जो भी शर्त कंडीशन हम बताते चले आ रहे हैं वो आप लोग को बहुत ही आसानी से स्पष्ट हो भी रहा होगा ना। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो पिछले क्लास में जो शर्त बताए थे, जो नियम बताए थे, उन्हीं से संबंधित ये है ना, अर्थात आयतन पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। जैसे क्वेश्चन कर रहा है आपका कि यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। मतलब त्रिज्या में वृद्धि कर रहा अभी गोलक है ना, तो यहाँ से दिख रहा है कि आर में परसेंटेज वृद्धि कितना आपका 50% की, और पूछ क्या रहा आपका आयतन में वृद्धि पूछ रहा है, आयतन वृद्धि पूछ रहा है। तो पिछले क्लास में बताए थे कि बस ये देखते हैं कि क्या आपको दिया है और किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा होता है उसका तुरंत हम फार्मूला ध्यान देते हैं और उस फार्मूले में वह जो मान दिया हुआ है वह कितनी बार सम्मिलित है ना। तो देखिएगा, क्योंकि आयतन वृद्धि बताना है और हमको पता है कि जो गोलक होता है, जो गोला होता है, उसका आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही होता है आपका ना। तो अब ये देखिएगा, इसमें हमको परसेंटेज वृद्धि बताना है कि पहले आयतन इतना था, अब आयतन कितना हो जाएगा। तो परसेंटेज वृद्धि का मतलब ये हुआ कि जो इस फार्मूले में जो अचर पद होता है उसका यूज नहीं होता है, अर्थात इसमें अब त्रिज्या का ही यूज आनी करेंगे। तो त्रिज्या इसमें आर क्यूब है, मतलब त्रिज्या इसमें 3 बार है, त्रिज्या 3 बार है। तो त्रिज्या 3 बार का मतलब है कि एक बार त्रिज्या में 50% का वृद्धि हो रहा है, तो उसी त्रिज्या में 3 बार 50-50 की वृद्धि कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा। अर्थात आपको 3 बार 50% लिखना है, तो जितनी बार वह राशि रहेगा उतनी बार उस परसेंटेज को लिखेंगे। 3 बार परसेंटेज लिख दिए और इन्हीं तीनों बार के परसेंटेज को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे ना। और आपको कंबाइन करने का तरीका हम बता चुके हैं। कंबाइन करने का तरीका ये था कि ये पहले इसके कंबाइन करने के 2 तरीके बताए थे। पहले 2 को कंबाइन करते हैं, फिर जो मिलता है उसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं, जो बचा है उसको ना। एक तो ये तरीका हुआ और एक डायरेक्टली मेथड भी बताया था अंतिम पद के आधार पर, है ना। तो पहले इस आधार पर कर लीजिएगा, अर्थात आयतन में वृद्धि, आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि इजकल टू 50, पहले इस 2 को कंबाइन करेंगे तो यानी 50%, फिर प्लस का 50% और फिर दोनों में गुणा करेंगे 50 × 50 बाई क्या होगा आपका 100, अर्थात 50 में 50 जोड़ देंगे, ये हो गया आपका 100%। फिर ये 2 जो से 2 हटा दीजिए, 25% और जोड़ देंगे 125%। मतलब इस 2 बार 50 को कंबाइन किए तो मिल गया 125, ये दोनों 125 हो गए। तो अब इसको और फिर एक जो अभी 50% बचा है उसको अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो अर्थात कुल वृद्धि इक्वल टू इन दोनों का कॉम्बिनेशन 125 था, मतलब अब आपको कंबाइन करना है 125 और 50 को। तो प्लस का 125 फिर प्लस का 50 और प्लस से प्लस में गुणा कर देंगे, प्लस ही होगा 125 × 50 बाई क्या होगा आपका 100 होगा। 125 में 50 जोड़ देंगे 175 हो गया आपका 175% प्लस। ये 1 0 से 1 0 हट गया, 1 0 से 1 स्थान पर दशमलव लगा दीजिएगा अपना। अब गुणा कर दीजिए, 5 × 25 की 5 हासिल 2, 5 × 10 2 12, 5 × 5 और 1 6, 1 स्थान पर दशमलव 62.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो दशमलव का 5 हो जाएगा, है ना। और फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो गया, और फिर 7 में 6 जोड़ेंगे 13 हो गया, और 1 1 2। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि उस गोलक के आयतन में कुल 237.5% की वृद्धि हो जाएगी, 237.5% की वृद्धि होगी, है ना। तो स्पष्ट है।
इसके कंडीशन पिछले क्लास में समझा देते थे हम, उसी के आधार पर इसका सोल्यूशन बताया। मतलब किसी भी तरीके के यहाँ पर ट्रिक नहीं है आपका ना कि इसका ट्रिक यूज कर लें, और आपको इससे भी नहीं घबराना है कि गोलक दिया है या शंकु हो जाए, बेलन हो जाए, घनाभ हो जाए, घन हो जाए, है ना। इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। बस एक चीज़ यही ध्यान रखना होगा कि जिसके बारे में पूछ रहा है उसका फार्मूला क्या होता है और उसमें कौन कौन सी राशि कितनी बार है ना। तो जो राशि आपको मिल जाती है अचर पद को छोड़कर जो राशि मिलती है उतने बार परसेंटेज लेके कंबाइन कर देते हैं। यदि 2 तरह की राशि तो दोनों को कंबाइन करेंगे, 3 राशि या तो तीनों को हम कंबाइन कर देंगे। और कम्बिनेशन का तरीका आपको बता चुके हैं। या इसी का एक दूसरा तरीका भी देख लीजिएगा, जो अंतिमवा पद होता है, देखिएगा अंतिमवा आयतन, अंतिम आयतन कितना होगा। तो देखिए पहले आयतन इसका अपने आप में 100 था, एक बार 3 बार वृद्धि करना है, एक बार 50 की वृद्धि करेंगे 150/100 होगा, फिर एक बार 50 की वृद्धि करेंगे 150/100 होगा, फिर एक बार 50 की वृद्धि करेंगे 150/100 होगा। यही 3 स्थितियाँ होगी, इन्हीं तीनों को आपको सॉल्व कर देना है। ये 100 से 100 हट गया, 2 0 से 2 0 ये हट गया, 1 0 इससे 1 0 ये हट गया, और 1 0 हटाएंगे तो 1 दशमलव आपको बन जाएगा। अब देखिए 15 से 15 में 2 बार गुणा करेंगे, 15 15 में होता है 225, और इंटू वो हो गया 1.5 होगा ना। अब 1.5 से 225 में गुणा करिएगा आप लोग, तो 15 5 75 की 5 हासिल हो गया 7, 15 दूना का 30 और 7 37 हासिल हो गया 3, और 15 दूना का 30 और 3 33, 337.5% हो गया। चूंकि इस गोलक का आयतन प्रारंभ में आपका 100% था, अब हो गया 337.5%, मतलब बढ़ा कितना, तो 337.5 में से 100 निकाल देंगे, तो अब आयतन में वृद्धि होगा, प्लस का वृद्धि मतलब परसेंटेज वृद्धि जो होगा 337 में से आप क्या किए 100 निकाल दिए, तो 237.5 ऐसे भी उतना ही आएगा। अर्थात तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों मेथड में ये वाला जो मेथड होता है बहुत इजी होता है, मतलब कम से कम समय में छोटे रूप में भी हो जाता है ना। तो इन दोनों में जो आपको आसान लगे उसे कर सकते हैं। और टाइम, रही बात टाइम कम लगने का, तो जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना ही समय कम लगेगा। और कैलकुलेशन फास्ट कब होता है, कैसे होता है, तो जितना क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं उतना ही आपका स्पीड बनता जाता है, उतना ही आपका स्पीड बनता जाता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों टाइप आपको स्पष्ट हो गया होगा। पिछले क्लास में भी इससे संबंधित कुछ शर्त बता चुके थे। यदि आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, ताकि वो प्रोसेस आपको स्पष्ट हो जाए और ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ऐसे देखा है तो क्वेश्चन बहुत टफ है, नॉर्मली हल करेंगे तो ये लंबा चला जाएगा। या ट्रिक भी याद करते हैं तो हर टाइप के लिए अलग अलग ट्रिक हैं आपके, परसेंटेज हो यानी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा टाइप मिलेंगे, और प्रत्येक टाइप का जो ट्रिक मिलेंगे आपके अलग अलग ही मिलेंगे। तो कितना ट्रिक आप याद रखेंगे, कितने फार्मूले याद रखेंगे ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए आप किस पर, कंसेप्ट पर, अर्थात उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए। यदि प्रोसेस और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो ये गारंटी है कि जितना फास्ट आप ट्रिक से करते हैं उतने ही समय में या उससे भी कम समय में या उससे हल्का से ज़्यादा समय में आप इस प्रोसेस से भी सॉल्व कर दिया करेंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर आपका कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दें जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा ना। अर्थात जो मान में परिवर्तन ये दे रहा है उसको लिख लेंगे। त्रिज्या में कमी है ना, अर्थात त्रिज्या को r से, और r का मतलब माइनस का 50% है। ठीक है, फिर उसके बाद ऊंचाई में वृद्धि है तो ऊंचाई h है, अब वृद्धि का मतलब हो गया आपका प्लस का 50%, यही दिया है। और किसके बारे में बताना है, जिसके बारे में बताना है उसका हम आयतन नोट कर लेते हैं, उसका फार्मूला नोट कर लेते हैं। आयतन बताना है और आयतन का फार्मूला क्या होगा आपका, क्योंकि बेलन का जो आयतन होता है πr² h होता है ना, नोट कर लिया। अब आपको बताए थे कि इस फार्मूले में जो अचर पद होता है उसका यूज नहीं होता, तो पाई का आपका यूज नहीं होगा, इस त्रिज्या का यूज होगा और ऊंचाई का यूज होगा। तो इसमें देखेंगे कि त्रिज्या कितनी बार है और ऊंचाई कितनी बार। तो त्रिज्या यहाँ पर r का स्क्वायर है, मतलब त्रिज्या यहाँ पर 2 बार है। जब त्रिज्या 2 बार है तो त्रिज्या का मान यहाँ पर माइनस का 50 है, तो माइनस का 50 आप 2 बार लिखेंगे, माइनस का 50% फिर माइनस का 50%, 2 बार हो गया। और उसके बाद से ये क्या था आपका, ऊंचाई इसमें 1 बार है तो ऊंचाई 1 बार का मान प्लस का 50% हो जाएगा आपका,
यह स्पष्ट है ना। मतलब जितनी बार उस फार्मूले में जो राशि यूज है उसके परसेंटेज के मान उतनी बार हम लिख दिए। अब इसी को कंबाइन कर देंगे, जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो कंबाइन करने के दो तरीके हैं और दूसरा तरीका हम अपनाएंगे, अर्थात अंतिमवा मान या अंतिमवा आयतन, उस सिलेंडर का अंतिम आयतन मतलब कि वृद्धि और कमी करने के बाद अंत में उसका कुल कितना आयतन हो जाएगा वो है इक्वल टू, कह सकते हैं पहले बार में पहले उसका आयतन 100% था, 100 से एक बार में 50 की कमी हुआ तो 100 से 50 कम करेंगे 50/100 हो जाएगा। फिर दूसरी बार में 50 का कम है तो 100 से 50 करेंगे 50 हो गया बटा 100। और फिर तीसरी बार में ये क्या है 50 का वृद्धि है तो 100 में 50 की वृद्धि करेंगे 150 में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, यह स्पष्ट है। अब इसी को सॉल्व करना है, ये 100 से 100 हट गया है ना, फिर से कर सकते हैं 0 से 0 हटा दीजिए, ये 0 से ये 0 हट गया, एक इस 0 से ये 0 हट गया, ये 0 हटाएंगे तो एक स्थान पर दशमलव आप लगा दीजिएगा, नीचे के सब 0 खत्म हो गए और ऊपर अब आपका है ना, तो 5 से 5 में गुणा करेंगे हो गया आपका 25 और गुणे 1.5 गुणा करेंगे 15×5 = 75 की 5, 15 × 30 और 7 37, एक स्थान दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ से ये निष्कर्ष मिला कि इस सिलेंडर का आयतन जो था पहले 100 था और अब हो गया 37.5, तो 100 से 37.5 होने का मतलब क्या हुआ, आयतन में कमी की वृद्धि, कमी, अर्थात अब कह देंगे कि आयतन में कमी हो रही है, आयतन में कमी या परिवर्तन इक्वल टू 37 में से अंतिमवा मान में से पहले वाले को घटाते हैं ना, तो 100 में से 37 घटा देंगे तो 10 में से 5 गया हो गया आपका 5, दिख रहा है ना, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 7 गया आपका 2 और फिर से 9 में से 3 गया 6, 62.5% की कमी हो जाएगी उस बेलन के आयतन में, 62.5% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 62.5, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन है डी ऑप्शन, अर्थात यही सही हो जाएगा, अर्थात चौथा ऑप्शन क्या आपका सही है। तो यह स्पष्ट है ना। तो ये जो तरीके हैं जो प्रोसेस बता चुके हैं आयतन से संबंधित या क्षेत्रफल से संबंधित या प्रतिशत वृद्धि और कमी से संबंधित, वो सभी बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन में नहीं रह जाएगा ना। लेकिन हाँ, आपको पहचान करने आना चाहिए कि वो कह क्या रहा है और उसका फार्मूला होता क्या है। ठीक है, स्पष्ट है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, ये अब बता रहे हैं आपको अगला टाइप है ना, ये भिन्न पदार्थ स्थिति है कुछ है ना, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। कहता क्या है कि किसी भिन्न के अंश में कुछ परसेंट की वृद्धि कर देता है और हर में वृद्धि कमी कर देता है ना, तो इनसे जुड़ा हुआ स्थिति अर्थात इनसे जुड़ा हुआ आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। और ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाता है तो आप कैसे इसे हल सॉल्व करेंगे है ना, वो हम यहाँ पर समझेंगे। और इसमें भी किस तरह कोई फार्मूला कोई ट्रिक नहीं है, ध्यान रखिएगा ना, बस थोड़ा जो बातें बताने की कोशिश करें उसी पर आप फोकस करके समझ जाइएगा, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिएगा, ऐसा आपको पता है कि भिन्न होता क्या है ना, भिन्न होता क्या है, भिन्न के बारे में आपको पता है, अर्थात भिन्न करने वाला हमेशा अंश और हर के सहारे से होता है, अर्थात भिन्न इक्वल टू कह सकते हैं अंश बट्टा हर, नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, अर्थात भिन्न इक्वल टू अंश बट्टा हर हो गया आपका। मतलब कि जो यानी वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q इज नॉट इक्वल 0 हो तो वही क्या होता है आपका भिन्न होता है, वही क्या होता है भिन्न होता है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ये बाई का ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम अंश कहते हैं, नॉमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है वो जो क्यू है उसे हम हर कहते हैं अर्थात डिनोमिनेटर कहते हैं। अर्थात भिन्न करने वाला अंश और हर के सहारे से होता है ना। तो भिन्न बार हो गया आपका अंश बांटने में हर, और उसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा ये मूल भिन्न पदार्थ बनेगा। तो इस अंश अर्थात किसी भी भिन्न का जो अंश होता है या कोई भी चीज़ जो होती है वो प्रारंभ अवस्था में मूल अवस्था में वो अपने आप में 100% होती है, अर्थात किसी भी भिन्न का जो अंश होगा वो अपने आप में 100% होता है। और किसी भी हर का जो भिन्न होता है यानी किसी भी भिन्न का जो हर होता है वो भी अपने आप में 100% ही होता है, क्योंकि अंश अपने आप में मूल है और हर भी अपने आप में मूल है, और जो चीज़ अपने आप में मूल होते हैं वो अपने आप में 100% माने जाते हैं। अर्थात मूल भिन्न होगा भाग के रूप में कह दीजिए, परसेंटेज के रूप में कह दीजिए 100% बट्टा 100%, इसको कटाएंगे तो 1/1 को मूल भिन्न कह सकते हैं है ना, क्योंकि अंश अपने आप में भाग के रूप में यदि बात कही जाए तो अंश अपने आप में एक भाग में होता है और हर भी अपने आप में एक भाग में होता है ना। तो यह स्पष्ट है। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बनेंगे और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन बातें हैं, क्वेश्चन आपका है ना कि इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं भिन्न से जुड़ा हुआ।
कह रहा है क्वेश्चन कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो इसका एक तरीका क्या है ना, मतलब कि यदि जितना परसेंट की अंश में वृद्धि या कमी करेगा है ना, उतना परसेंट हम 100 में से वृद्धि या कमी कर देंगे है ना, क्योंकि जो मूल भिन्न होता है, मूल भिन्न का अंश अपने आप में 100% होता है ना। अर्थात यह इस भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि, ऐसे एक बार शो करते रहे। जो यानी भिन्न का अंश था उसका अंश अपने आप में 100% होता ही है, इसमें आप क्या किए 220% की वृद्धि कर दिए। और बट्टा में हर में 150% की वृद्धि करने पर हर भी अपने आप में 100 भी था, लिखे ना यहाँ पर मूल भिन्न, हर भी अपने आप में 100 ही था, और इसमें भी क्या किया आप 150 की वृद्धि कर दिया, अर्थात प्लस का 150% कर दिए। जैसे इतना परिवर्तन करते हैं तो अब यह भिन्न जो होता है आपका 4/5 हो जाता है, भिन्न 4/5 हो जाता है। अब देखिए इतना हम ऐसे जो 100 + 220 करके लिखे हैं, तो ये इतना ना लिख करके डायरेक्टली हम 320 करके लिख दिया होता है ना, आपको डायरेक्टली जोड़ कर ही या घटा कर ही लिखिएगा आप लोग है ना। तो 100 में 220 जोड़ेंगे 320 हो गया, दिख रहा है ना, 320% हो गया, और बट्टे में 100 में 150 जोड़ेंगे 250% हो गया आपका, ठीक ना, इक्वल टू 4/5। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये इस साइड वाला जो भिन्न होता है 100% था ना, तो ये मूल भिन्न का हिस्सा है। तो जब ये मूल भिन्न का हिस्सा है तो हमको मूल भिन्न ही चाहिए, तो जो मूल भिन्न ये कब मिलेगा, जब यहाँ पर 100 यहाँ पर 100 होगा तभी तो मिलेगा। अर्थात इस पूरे को पक्षांतर कर देंगे, इस पूरे को हम पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने का तरीका ये होता है कि जो नीचे होता है चला जाता है ऊपर, जो ऊपर वाला होता है वो चला जाता है आपका नीचे, है ना। अर्थात तो इधर जब ये 320 उधर चला गया तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, कुछ नहीं तो आपका 1 बचेगा, और हर में भी क्या बचेगा 250 हट गया तो यहाँ भी 1 बचेगा। अर्थात ये दोनों चले गए उस साइड में, तो 4 में किससे गुणा हो गया आपका, 4 में गुणा हो गया आपका 250 से, और बट्टा में 5 में गुणा हो गया 320 से, 5 × 320। अब देखिए 0 से 0 हटा दीजिएगा, 5 से ये 25 कट गए 5 बार में, फिर 4 से ये 32 कट गया 8 बार में, और इस 1/1 को मूल भिन्न कहते हैं, दिख रहा है ना, 1/1 को हम मूल भिन्न कहते हैं। और मूल भिन्न इधर मिल गया 5/8, अर्थात तो मूल भिन्न कितना था आपका 5/8 था। बस यही करना है, 1/1 का मतलब मूल भिन्न का है ना, 1/1 का मतलब मूल भिन्न का है, वही 1/1 का मान मिलेगा 5/8, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी पक्षांतर करना होता है ये परसेंटेज कोई उस साइड में ले जाएंगे। अब ये नहीं कि उस साइड वाला इधर ला दीजिएगा आप, यदि उस साइड वाला इधर लाएंगे तो आपको उल्टा मिल जाएगा, और उल्टा वाला भी ऑप्शन में आपको दिख जाता है तो गलती हो जाएगी ना। जैसे उस साइड वालों की इस साइड में लाएंगे आप, बाएं पक्ष में लाएंगे, तो ये जो 5/8 मिला वो 8/5 हो जाएगा। आंसर तो आंसर तो मिलेगा, अंक वही मिलेंगे, लेकिन वो अंश वाला हर वाला अंश में मिल जाएगा, है ना। तो और वो भी ऑप्शन रहेगा जो गलत माना जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि जब भी पक्षांतर करिएगा वो ये परसेंटेज वाला ही पक्षांतर कर देते हैं, और ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाता है और नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाता है। ये स्पष्ट है ना। एक और क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें, भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर में 100% की वृद्धि करें, तो प्राप्त जो भिन्न होता है वो 5/9 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न बताना है। तो देख लीजिएगा, क्योंकि हर में 25 अंश में 25% का वृद्धि है, तो अंश अपने आप में क्या था 100 था, 25 बढ़ गया, ये हो गया 125%। क्या हो गया आपका, अंश हो गया 125%। तथा हर में 100% की वृद्धि करें, हर पहले अपने आप में 100 था, 100 और बढ़ गया, तो 100 में 100 जोड़ देंगे, ये हो गया 200%। जैसे ये होता है तो अब भिन्न कितना मिल जाता है, तो ये वृद्धि करने के बाद से भिन्न 5/9 प्राप्त हो जाता है, तो यही 5/9 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो परसेंटेज वाले ही पक्षांतर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1/1 बचेगा, और ये 5 में 200 से गुणा हो जाएगा, 200%। अब बट्टा में ये दिख रहा है ना, 9 में 125 से गुणा हो जाएगा आपका। अब देख लीजिएगा, ये 25 5 125 होता है, 25 8 200 होता है, 5 से 5 से कट गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं 1/1 का मतलब ये होता है मूल भिन्न, 1/1 को हम मूल भिन्न कहते हैं ना। अब बराबर अंश में बचा है 8 और हर में बचा आपका 9, अर्थात मूल भिन्न कितना हो जाएगा आपका 8/9 हो जाएगा। ऑप्शन में है 8/9, 2/3 है, 4/9 है, 8/9, अर्थात ये आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यदि इस तरीके से भिन्न पर आधारित आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप हल कर जाएंगे।
ये भी ऐसे तो देखा जाए तो बहुत इजी है ना, आपको ज़्यादा प्रेशर करने के माइंड में प्रेशर करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस यही ध्यान रखना है आपको कि जो अंश है वो अपने आप में 100 होता है, और यदि अंश में वृद्धि कर रहा है तो उसी 100 से उतना बढ़ा देंगे, यदि वही कमी कर रहा है तो अंश में उतना कम कर देंगे। और हर भी क्या होता है, अपने आप में 100 होता है, यदि हर में भी 100 का यानी कुछ वृद्धि कर रहा है तो उसे 100 से अधिक कर देंगे, और कुछ कमी कर रहा है तो कुछ कम कर देंगे। और उसके बाद से वृद्धि और कमी करने के बाद से जो भिन्न प्राप्त होता है बराबर के दूसरी साइड में अन्य रख देते हैं। उसके बाद से इस साइड के परसेंटेज के मान को उधर पर स्थान तक अन्य कर देते हैं, और उसको सरल करने पर जो मान मिल जाए वही आपका मूल भिन्न होगा। तो यह स्पष्ट है। उम्मीद करते हैं कि भिन्न का आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आते हैं अब एक नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना, अगले टाइप पर। खुद से क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसे ढूंढ करके आप लोग, है ना, आ गई है। ठीक है, ये अलग ही टाइप का है ना। ये जो टाइप है आपका परीक्षा में पास और फेल विद्यार्थियों के आधार पर आपका, है ना, अर्थात ये जो कह रहा है इसमें कई तरह की स्थिति आपके सामने आएगी, मतलब कि इसमें 3 या 4 टाइप है पास और फेल पर आधारित, है ना, लेकिन उसमें से यह एक टाइप है ना। और यह जो टाइप है इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी होते हैं, और वह जो विद्यार्थी हैं किसी विषय में पास हो जाते, यानी कुछ लोग पास होते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं, और कुछ लोग दोनों विषय या 2 से अधिक विषयों में पास या फेल साथ साथ हो जाते हैं। मतलब ये जो टाइप है इसमें मुख्यतः 2 तरह के सब्जेक्ट के बारे में, 2 तरह के विषय के बारे में जिक्र करेगा, और उसमें से उस विद्यालय के जो भी विद्यार्थी होंगे, कुछ विद्यार्थी एक अन्य विषय में पास होंगे, कुछ विद्यार्थी दूसरे विषय में पास होंगे, और कुछ विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होंगे, है ना। अर्थात ये उन अलग अलग विषयों में पास और फेल पर आधारित स्थिति है ना। तो इसको देखिए, यदि इस स्थिति को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से, है ना। और तो जैसे ऐसे कंडीशन आपके सामने है तो इस तरीके की अवस्था को हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन वेन डायग्राम बनेगा कैसे, तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन करा था आपका कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण हो गए मतलब कि फेल हो गए, और जितने परीक्षार्थी थे उतने का 52% फेल हुए, है ना। और साथ ही साथ 42% गणित में फेल हो गए, मतलब कि दूसरा विषय आपका गणित, उसमें फेल हो गए 42%, और दोनों विषयों में 70% फेल हो गए, मतलब क्योंकि गणित और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर 70% फेल हो गए। तो बताना है कि उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशत कितना है, अर्थात 2 तरह के विषय का जिक्र किया है। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम प्रत्येक विषय एक वृत्त को शो करेगा, और तो इसमें 2 वृत्त बनेगा, और 2 वृत्त का मतलब ये हुआ कि वो ऐसा वृत्त बनेगा कि जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे में मिले हुए हैं, इसलिए ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ये हो गया इंग्लिश का, ये हो गया मैथ का। अंग्रेजी है, मैथ है, तो अंग्रेजी में जो मान जिसका दिया है उसको इसमें हम शो करेंगे। अंग्रेजी में 52% क्या थे, फेल थे, इसका 52% हम लिख देंगे इसमें अंग्रेजी में फेल। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पूरा अंग्रेजी के बारे में ये बातें कर रहा है। और फिर दूसरा में मैथ में, गणित में 42% फेल है, तो ये मैथ में लिखेंगे 42% फेल, मतलब कि एफ है। पूरा मैथ के बारे में बात कर रहा है। और साथ ही साथ दोनों विषय में 17% फेल हो गए, दोनों विषय में 17% फेल हो गए, दोनों विषय में 17% फेल हो गए, है ना। ये डायग्राम बन गया। तो जैसे डायग्राम बन गया तो इसका सोल्यूशन का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो 3 तरह के परसेंटेज आपको इसमें दिख रहा है वो तीनों का रूप सेम है, मतलब कि एक समान है कि नहीं है, है ना। अर्थात ये फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, यदि तीनों फेल है तो तीनों एक ही रूप में। जब एक ही रूप में रहते हैं तो ठीक है, यदि एक रूप में नहीं रहता, 2 मान लीजिए ये 2 फेल रहते हैं, अब भी चलो पास दे दिया होता, तो जो पास दिया है उसे भी हम फेल में चेंज कर लें, मतलब कि तीनों का रूप समान बनाने की कोशिश करते हैं। यदि ये पास रहता है तो इसको फेल में बदलने के लिए 100 में से 17 घटा देते हैं तो आपका वो फेल हो जाता है। अर्थात तीनों का रूप हम समान बना लेते हैं। जैसे तीनों का रूप समान बना देंगे तो ये जिस रूप में रहेगा वही रूप होगा। कुल फेल है ना, तो यहाँ से कुल मिलेंगे कुल फेल विद्यार्थी, कुल फेल मतलब आल ओवर कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, कुल फेल विद्यार्थी। तो करते क्या है, ये इंग्लिश वाले को लेते हैं 52%, फिर मैथ वाले को लेते हैं 42%, और जो बीच वाला होता है उसको हम घटा देते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है। ये कहाँ से मिलता है उसके भी कहेंगे तो हम समझा देंगे, लेकिन मतलब ये पूरा विषय को हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और जो भी चला होता है उसको हम घटा देंगे, है ना। और तो 52 में 42 जोड़ेंगे आप क्या होगा 94% और माइनस 17 का प्रतिशत होगा। 94 में से 17 घटा देंगे, 14 में 7 के 7 और 8 में से के 7, 77% हो जाएगा। और 77% का मतलब ये कि टोटल फेल है,
ये टोटल आपके फेल है, लेकिन हमें बताना क्या है, ये पास बताना है। तो फेल को पास में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थात कुल पास, दोनों विषय में कुल पास विद्यार्थी इजकल टू, हम लोग कह सकते हैं 100 में से हटा दीजिएगा। 100 में से कितना घटाना है, 77 घटाना आपको, तो ये हो गया 23% विद्यार्थी ऑल ओवर क्या है, दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो ऑप्शन में है, अर्थात ऑप्शन में पहला ऑप्शन है। यह स्पष्ट है। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, ये कहाँ से मिला, ये मिलता है हमको यहाँ से। करते क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि कुल ये फेल है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल फेल इजकल टू, पहले हम केवल अंग्रेजी लेते, इसका तात्पर्य हुआ केवल अंग्रेजी में फेल प्लस फिर केवल मैथ मिलेंगे, एक बार केवल मैथ लेंगे और एक बार उन दोनों को लेते हैं, उन दोनों विषय में फेल, दोनों विषय को लेते हैं। तो केवल अंग्रेजी का मतलब ये हुआ कि ये जो वृत्त पूरा, अर्थात ये जो अंग्रेजी है पूरा ये वृत्त को शो कर रहा है, और इस पूरा वृत्त का मान आपका 52% है। तो 52 में से ये इस वाले हिस्से को हटा देते हैं, यानी हटाते हैं, क्योंकि ये जो है आपका ये दोनों में कॉमन है, और इस साइड वाले को हम केवल यानी अंग्रेजी कहेंगे, ये केवल अंग्रेजी है, ये केवल मैथ है, और ये दोनों है। तो केवल अंग्रेजी का मतलब ये हुआ कि इस पूरे में से हम 17 को हटा देंगे, अर्थात 52 माइनस हो गया आपका 17 प्लस, फिर केवल यानी ये मैथ लेंगे, इस साइड का लेंगे, तो पूरा 42 में से 17 हटा देंगे, तो 42 में से ये 17 हट गया, और प्लस दोनों को जोड़ देते हैं, 17 जोड़ देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, दिख रहा है ना, 52 माइनस 17 प्लस 42 माइनस 17 प्लस 17, यही ना। अब देखिए एक 17 से ये 17 कटा दीजिए आप, एक माइनस एक प्लस वाला है, तो ये हो गया 52 प्लस 42 माइनस 17। इससे हमें ये कंडीशन मिला कि नहीं मिला है आपका, 52 प्लस 42 माइनस 17, मतलब पूरा अंग्रेजी वाला पूरा मैथ वाला को जोड़ करके बीच वाले दोनों को हम घटा देते हैं, अर्थात डायग्राम इतना ही करते हैं, इतना आप लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो लेकिन ये जो मिलेगा कुल फेल था, ये फेल था तो फेल मिलेगा, यदि यही पास रहता तो आपको पास मिलता है ना। और यदि मान लीजिए यदि यहाँ पर आपको फेल मिला है और पास में बदलना है, तो 100 में से फेल वाले को घटा देंगे तो पास में चेंज हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि इस पूरे विद्यालय में दोनों विषय में कुल 23% विद्यार्थी क्या हुए थे, आपके पास हुए थे। तो ये स्पष्ट है। एक एग्जाम्पल और शो करते रहे, बाकी खुद से आप लोग हल करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, और ये पिछले वाले के ही आधार पर, लेकिन थोड़ा सा है ना, भिन्न कहाँ पर हो हम आपको समझा दे रहे हैं, इस टाइप की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन करा था आपका कि किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, 70 ही पास है और 80 ही पास, लेकिन एक अंग्रेजी है और एक गणित है, और साथ ही साथ 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, है ना। तीसरी प्रक्रिया तो पीछे वाले में था ही, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थी कुल संख्या होगी। अब यहाँ पर अभ्यर्थी कुल संख्या बताना है ना, तो इसका मतलब ये कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो संख्यात्मक का मान दिया है वह किस रूप का है, कि जो संख्यात्मक मान है वो दोनों विषयों में पास वाला है, अर्थात तो परसेंटेज हम दोनों विषयों का पास कर लेते हैं। डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाएंगे तो दो विषय हैं, दूसरे क्लास में देखा एक इंग्लिश था और एक मैथ है। इंग्लिश में आपके 70% विद्यार्थी पास हैं, मैथ में गणित में आपके 80% विद्यार्थी पास हैं, है ना, और दोनों में 10% फेल है, ये 10% ये फेल है। तो आपको बताए थे हम क्या कि तीनों का रूप सेम होना चाहिए, तो ये जो फेल है इसे आप क्रॉस कर देंगे, अर्थात तो फेलों को पास में बदलने के लिए 100 में से घटाते हैं, तो 100 में से 10 घटाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 90%, ये हो गया पास। तीनों का रूप सेम मिल गया आपको, तीनों का रूप सेम मिल गया। तो जब सेम मिल गया तो अब ये जिस रूप में रहता है वही रूप हमें हमको यहाँ से मिलता है, अर्थात कह देंगे कुल पास, मतलब दोनों विषयों में कुल पास विद्यार्थी इजकल टू कितने पास है, तो पहले 70 ले लेते हैं, पहला वृत्त वाला 70 लेंगे, फिर प्लस दूसरे वृत्त वाला 80 लेंगे, और फिर बीच वाला माइनस कर देते हैं, 90 माइनस कर देंगे, 70 में 80 जोड़ेंगे, 150 में से 90 घटाएंगे, आपका हो गया 60% कुल विद्यार्थी पास हुए, 60% कुल पास हुए। लेकिन ये क्या पूछा है, विद्यार्थी कुल संख्या पूछा है ना। तो जब संख्या पूछेगा तो देखेंगे कि संख्या में किस रूप में मान दिया है, तो संख्या में दिया है यानी 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास, अर्थात कुल पास विद्यार्थी जो है 144 है,
कुल पास विद्यार्थी 144 है ना। तो देख लीजिएगा इसका तरीका। जब आपको यहाँ थोड़ा समझने की फोकस कीजिएगा। जब आपको किसी क्वेश्चन में दो तरह का रूप दिख जाए, एक संख्या का रूप और एक परसेंटेज का रूप, एक संख्या का रूप एक परसेंटेज का रूप, तो हम करते क्या हैं, इसका तरीका ये है कि जिस रूप में संख्या का मान पता होता है, जिस रूप में आपको संख्या का मान पता होता है वह रूप पहले लिख लेते हैं। अर्थात 144 संख्यात्मक मान है, 144 को सबसे पहले आप लिख लिया ना। और जैसे 144 लिखे तो अब देखते हैं कि जो संख्यात्मक मान है उसी का परसेंटेज का रूप, मतलब इसका दूसरा रूप उसी रूप में उसके बट्टा में लिखते हैं। तो इसका परसेंटेज के रूप यानी 60 है आपका, क्योंकि 60 जो है कुल पास विद्यार्थी हैं और ये भी कुल पास विद्यार्थी हैं, तो बट्टे में 60 हो गया, 60%। मतलब संख्यात्मक मान जो दिया हो तो लिखना ही लिखना है, और उसके बट्टा में उसी का परसेंटेज वाला रूप लिख देंगे, और फिर जिसके बारे में बताना होता है या जो चीज़ आपसे पूछ रहा है उसी के परसेंटेज वाले मान से गुणा कर देते हैं। तो पूछा क्या है, हमको कुल संख्या बतानी है, अभ्यर्थियों की कुल संख्या बतानी है। तो कुल संख्या कितना होता है, कुल संख्या परसेंटेज में हमेशा 100 होती है। अर्थात यहाँ से कह देंगे कि कुल विद्यार्थी जो होंगे 100 से गुणा कर देंगे इसमें, और जैसे 100 से गुणा करेंगे तो आपको जो मिलेगा वही आंसर होगा। अर्थात 0 से 0 हटा दीजिएगा, 6 से कटाएंगे, 6 दूना का 12, 6 चौका 24, 24 में 10 से गुणा कर दीजिएगा, क्या मिला आपका 240। अर्थात कह सकते हैं कि उस परीक्षा में कुल 240 विद्यार्थी बैठे हुए थे। ऐसे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आपकी 240 है। यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ना था, है ना, और ये बढ़ने के तरीके बता दिए, है ना। ये पीछे समझा दिया था। और ये प्रक्रिया में से आपको ध्यान रखना है कि जब संख्या मान दिया हो तो संख्या का मान लिखेंगे, उसी का परसेंटेज का उसके बट्टा में लिखेंगे, और जिसके बारे में पूछते उसी के परसेंटेज वाले मान से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, सच है। तो इन पर आधारित खुद से आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, या अभी तक जितने हम टाइप बता चुके हैं इन सभी टाइपों को किसी भी प्रकाशन के बुक से आप लोग क्वेश्चन लगा कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। फिर भी यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप अपनी समस्या को हमसे साझा कर दिया करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। जय हिंद।